देखिए सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं ना वो लिमिटेड है, लेकिन हम ह्यूमंस की जो डिजायर है वो अनलिमिटेड है। और इन्हीं चीजों को फुलफिल करने की वजह से हमेशा से ही रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलती है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पड़ता है। और आज इस क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को वन शॉट वीडियो में कवर कराऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको रिसोर्सेज के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूं और साथ ही साथ रिसोर्सेज की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वेरियस टाइप के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, इनके फायदे नुकसान क्या क्या है, सभी जो चीजें हैं वो आज इस हम वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्लास 10 की वन शॉट वीडियो हर एक सब्जेक्ट की आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जो अपडेटेड होते रहेंगे वो भी आपको सभी जो एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, उसमें सारा अपडेटेड मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैप्टर के अगर कंटेंट की बात करें तो हमें इन सभी चीजों को कवर करना है, चाहे वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, उसका पैटर्न, लैंड डिग्रेडेशन, उसका कंजर्वेशन, सोइल और उसका क्लासिफिकेशन। ये जो सारी चीजें हमारे मेन कंटेंट से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज आती है रिसोर्सेज को लेकर कि आखिरकार ये रिसोर्स होते क्या है। संसाधन के बारे में बात करें तो देखिए सिंपली बताया गया कि वो हर एक चीज जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल होती है, जो हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई यानी कि पूरा करने का काम करती है, तो वो रिसोर्सेज है। बट शर्तें यहाँ पे तीन चीजों को फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले कि ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब कि यार हमें पता हो कि अगर फैन है तो वो कैसे ऑन होता है। इकोनॉमिकली फीजेबल होना चाहिए, यानी हर कोई लोग जो है सोसाइटी में जो रह रहा है वो उस रिसोर्स को एक तरीके से यूज कर सके, उनके लिए वो अफोर्डेबल हो सके। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि लोगों के द्वारा उस रिसोर्स को एक्सेप्ट किया जा चुका है। तो ये जो सारी चीजें वो रिसोर्स कहलाई जाती है। अब सिंपली ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग यानी कि हम सेंटर में, हम सिंपली क्या करते हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं और उस टेक्नोलॉजी का यूज हम नेचर के अंदर करते हैं, और नेचर के अंदर इंटरफेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप के इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्शन को या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छा खासा करने में काफी हेल्प करते हैं। तो ये रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की कि कितने टाइप के रिसोर्सेज होता है, मेजरली आपको चार टाइप के पता होना जरूरी है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकेंड हम बात करेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी के बारे में, थर्ड है ओनरशिप एंड फोर्थ है डेवलपमेंट, ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है। एक एक करके सबके एग्जांपल सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। आप इसे कह सकते हो ये जो लिविंग थिंग्स होती है ना, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिसके अंदर लिविंग थिंग्स कंसिडर की जाती है, और अबायोटिक जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बींग्स, हम सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसके अलावा प्लांट, फिशेस, एनिमल, इन सब में भी तो जान होती है। तो ये जीव जैव अजैव संसाधन कहलाए जाते हैं। अबायोटिक की अगर बात करें तो वो चीजें जिनके अंदर ये नॉन लिविंग थिंग्स में आती है, जिनके अंदर जान नहीं होती, बेजान होती है, जैसे रॉक्स हो गया, मेटल, वाटर, सॉइल, ये सारे इसके एग्जांपल है। क्लियर है। सेकंड आता है एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि एक तरीके से उसका स्पेंड करने के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे टू टाइप के रिसोर्सेज की बात करते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब देखो नाम से पता चलता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक बार हम इसका कंजप्शन कर ले तो दोबारा से इसे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये वो चीज है जिनका एक बार कंजप्शन हो जाए तो दोबारा से इसे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल के बारे में, तो ये वो एक तरीके की रिसोर्सेज होते हैं जिनका एक बार कंजप्शन हो जाए तो इसे रिन्यू होने में ना मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। जैसे ऑयल काफी प्रीशियस है, काफी महंगा भी है और लिमिटेड भी है। ऑयल, कोल, न्यूक्लियर, पेट्रोलियम, मेटल्स। और ये एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे इको फ्रेंडली कौन से है तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और इको फ्रेंडली जो नहीं है वो एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि इनकी ना डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन इनकी क्वांटिटी अभी इतनी ज्यादा है नहीं, इसलिए इनका बड़े ध्यान से यूज किया जाता है। लेकिन ये वाली जो है अभी प्रॉपर तरीके से इनकी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं हो पाई है, ऊपर से काफी कॉस्ट टाइप की है, मतलब इनकी अच्छी खासी इनमें लागत लग जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के बेसिस पे हम चार टाइप के रिसोर्सेज को कवर करते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जैसे आपके खुद के अपने रिसोर्सेज जिसके ऊपर ओनरशिप आपकी होती है। आपका स्कूल बैग हो सकता है, आपका पेन हो सकता है, आपकी शर्ट हो सकती है, हर वो चीज, चाहे इंसान का घर हो, बाइक हो, बंगला हो, कुछ भी हो, वो सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। दूसरा है कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में तो सभी लोग आ जाते हैं सोसाइटी के, तो जैसे पब्लिक पार्क्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गए, ये सारे क्या है कम्युनिटी के लिए, तो ये इसके ऊपर राइट्स जो है वो सभी लोगों का है। तीसरा आता है नेशनल रिसोर्सेज, भाई चाइना के अपने नेशनल रिसोर्सेज है, इंडिया के अपने हैं तो अमेरिका के अपने हैं।
बेसिकली जो भी इंडिविजुअल कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज ही होता है, क्योंकि देश का संसाधन है ना। एंड फोर्थ आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का राइट्स नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक एजेंसी बनाई जाती है इंटरनेशनल, ठीक है, परमिशन के बेसिस पे आप कुछ इंटरनेशनल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज कर सकते हो लिमिट के आधार पे। फॉर एग्जांपल जैसे ओशियन बेस्ट एग्जांपल है, सैटेलाइट ये भी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। एक प्रोटोकॉल इसके अंदर फॉलो करना जरूरी होता है। फोर्थ आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे भी आपको 4 ही कवर करने हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। तो पोटेंशियल की बात करिए वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें हमें पता लगता है कि यार ये वो रिसोर्सेज है इनके अंदर अच्छी खासी क्षमता है, पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे गुजरात और राजस्थान अगल बगल में ये दोनों, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पोटेंशियल रिसोर्सेज मिलेंगे जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो कि काफी अच्छे हैं, इनके अंदर काफी अच्छी चीज है, मतलब पावर के लिए जनरेट करने में तो बहुत काम आते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि अभी ये इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड जगह पे ही है, मतलब पोटेंशियल है, अभी ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये स्प्रेड नहीं हुए हैं, तो लिमिटेड जगह पे है, और क्योंकि इसे बनाने में कॉस्ट भी ज्यादा ही लगती है। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज, ईडी लग चुका है तो वो चीजें पास्ट में जा चुकी है, यानी कि जिनका यूज हो रहा है, मतलब हमें इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी सबके बारे में पता है, मार्केट में ये चीजें ऑलरेडी यूज हो रही है, फिर मेरा पेन हो कुछ भी हो, सारी चीजें क्या है वो डेवलप रिसोर्सेज में आ जाती है, ठीक है। तीसरा आता है स्टॉक रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमने एज अ स्टॉक एक तरीके से रख रखे होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि हमें नहीं पता कि यार इसका यूज जो है वो किस तरीके से किया जाता है, मतलब हमें को टेक्नोलॉजी के बारे में उसके बारे में पता नहीं। जब हमें पता लग जाएगा तो हम इन रिसोर्सेज का भी यूज करना शुरू कर देंगे। सोलर एनर्जी भी एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि हमें आने पहले के टाइम पे नहीं पता था इसका यूटिलाइज कैसे होता है, लेकिन आज के समय पता चल गया। तो ऐसे कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी रिसर्च चलती ही रहती है, जब उसका प्रॉपर यूज करना आ जाता है तो हम उसको यूज कर लेते हैं। एंड फोर्थ है रिजर्व। तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक तरीके से हमने एज अ रिजर्व रख रखे हैं और हमारे पे ये अवेलेबल भी है, लेकिन हम टाइम आने पे इनका यूज कर लेंगे। तो ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। तो एग्जामिनर आपसे किसी के बारे में भी कोई भी एग्जांपल पूछ सकता है, मेक श्योर आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है पहला या दूसरा, सारे ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आती है डेवलपमेंट रिसोर्सेज को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो हम ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या है, जो चीज हमारे पर अवेलेबल हो जाए हम उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। रिसोर्सेज का भी बेस्ट एग्जांपल इसके अंदर आप ले ही सकते हो। ऐसा बिलीव किया जाता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो तो फ्री गिफ्ट होते हैं नेचर की तरफ से, भाई पेड़ है कट गया कोई बात नहीं दोबारा उग जाएगा, लेकिन हमें इन चीजों का पता होना जरूरी है। क्या है कि हमारे ही कारण ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब अनलिमिटेड तरीके से इनका यूज कर रहा है, जिसकी वजह से मेजर तरीके की प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ी है। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। डिप्लेशन, इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे सेकेंडरी एक्टिविटी हमारे देश के अंदर अच्छी खासी होती है, जिसके अंदर हम इंडस्ट्रियल्स की बात करते हैं। सिंपली क्या होता है, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो एक तरीके से प्रोडक्शन को काफी रैपिड तरीके से बनाने का काम करती है, लेकिन आपको पता है कि इंडस्ट्री से कुछ प्रॉब्लम भी होती है एनवायरनमेंट को, चाहे वो गंदा पानी साफ रिवर में मिल जाए उससे वो पॉल्यूटेड हो जाती है, जो फॉग होता है जो धुआं होता है वो आसमान में आ जाता है, पॉल्यूशन फैल सकता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं रोड पे, जो रोड होती है वो पूरी बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है। तो क्या है कि कुछ लालची लोगों ने, मतलब जो ग्रीडी टाइप के लोग होते हैं, अपने प्रोडक्शन को स्केल अप करने की वजह से उन्होंने तो अच्छा खासा अर्न कर लिया, लेकिन उससे एनवायरनमेंट को लॉस होगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा एक्यूमुलेशन। अब क्या है कि हमारी सोसाइटी में एक ऐसा नजरिया सेट हो चुका है कि जिनके पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज अच्छे खासे है तो वो अमीर की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं, और जिनके पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज की कमी है तो वो गरीब की कैटेगरी में आ गया। तो एक्यूमुलेशन का मतलब है कि सोसाइटी में अमीर और गरीब जैसे जो वर्ड्स है वो निकल चुके हैं, और इससे सोसाइटी डिवाइडेड भी हो गई है। और एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करें तो हमने वेरियस टाइप के, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, ओजोन लेयर का बढ़ना हो, ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा हमारे पास बढ़ती ही जा रही है। अगर हम इसे टाइम पर इसको ठीक ना करें तो ये और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो एक तरीके से हमें देखने को मिल रही है। अब सवाल आता है कि हम इनके लिए कोई मेजर स्टेप भी नहीं ले रहे। ऑब्वियसली देखिए ह्यूमन है, जब उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर स्टेप लेता है। अब बात यहाँ पे रिसोर्सेज की है तो ऑब्वियसली इसके लिए लिए भी गए थे। अब क्या आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये इसी चीज से रिलेटेड है। देखो रिसोर्सेज हमारे लिए एक वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए, ये तो आप मानते हो। तो हमें रिसोर्सेज का यूज तो हमेशा करना ही पड़ेगा, अगर हम ग्रोथ चाहते हैं तो हम रिसोर्सेज का यूज बंद नहीं कर सकते।
बट यहां पर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम यहां पे ये चेंजेस कर सकते हैं कि हम ना थोड़ा सही डायरेक्शन में और थोड़े लिमिट के साथ रिसोर्सेज का यूज कर सके ताकि उनकी कमी ना हो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। तो इसीलिए हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, जिसमें बात की जाती है कि इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, कि ठीक है डेवलपमेंट हो बट एनवायरमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि आप जो भी डेवलपमेंट कर रहे हो प्रेजेंट जनरेशन के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप सारी रिसोर्सेज खुद यूज कर जाओ और फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए आने वाली जनरेशन की नीड्स को, मतलब कि उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएगी और उन्हें कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाएगी, यानी वो रियल में उन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ किताबों में, म्यूजियम में या टीवी पे उन चीजों को देख पाएंगे। रियल में वो क्या होता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि हमने प्रेजेंट जनरेशन में उन सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया, एक्सटिंक्ट कैटेगरी में डाल दिया। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक इंटरनेशनल समिट भी हुई थी, फर्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल समिट हुई है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड लेवल की ज्यादातर कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। ये टाइम था जून का 1992 का, जब 100 से ज्यादा स्टेट, रियो द जनेरियो जो कि ब्राजील की पहले कैपिटल हुआ करती थी, वहां पे ये समिट हुई थी और इसी को ही फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। और इस समिट के अंदर यह कन्विंस किया गया था कि जो अर्जेंट प्रॉब्लम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसे ग्लोबल लेवल पे हमें देखना जरूरी है। और इसी चीज को लेते हुए जितने भी लीडर थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन को साइन किया था, जिसके अंदर उन्होंने एक एजेंडा को अपनाया था, वो था एजेंडा 21। और इसका मेन जो फोकस था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को 21st सेंचुरी के अंदर अचीव करना। और इसके लिए वेरियस कंट्री की गवर्नमेंट को एक तरीके से बोला भी गया था कि एक स्ट्रिक्ट रूल आप इंपोज करो अपने नागरिकों के ऊपर, ताकि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और एक सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाए, जो कि एग्जामिनर इससे रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है। तो इस चीज का जरा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है रिसोर्स प्लानिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लानिंग हर एक सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, यानी कि जो भी हम काम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो उससे पहले हम एक प्लानिंग को सेट करते हैं कि हम इन तरीकों से आगे चलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक इंजीनियर है तो वो भी एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करता है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी for judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has huge diversity in the availability of resources. क्योंकि हमारे देश के अंदर ना एक अच्छी और एक खराब यही चीज है कि कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे नंबर ऑफ रिसोर्सेज वेरियस टाइप के मैं बात कर रहा हूं काफी अच्छे खासे है, लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम दूसरे स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे उन रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर बात ये कहने की है कि हमारे यहाँ पे जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वल तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसे टाइप के रिसोर्सेज है जो अच्छे खासे रिच है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे भी है जहां पे कमी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों ही आसपास है। ये ऐसे स्टेट है जहां पे आपको मिनरल्स एंड कोल अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाएंगे, यानी कि ये रिच माने जाते हैं। छोटा नागपुर आपने नाम तो सुना ही होगा प्लेटू का, तो सबसे ज्यादा वो वहीं पर ही है जो झारखंड छत्तीसगढ़ के आसपास आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, इसे नेफा के नाम से भी जाना जाता है, तो वाटर रिसोर्स ना यहाँ पे काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में हमें मिल जाएंगे, मतलब रिच माने जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलती है। एक और स्टेट लेते हैं राजस्थान, जिसका कैपिटल जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो सोलर और विंड एनर्जी के मामले में तो ये अच्छा खासा रिच है, लेकिन वही है दूसरी चीज कि यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की हमें कमी देखने को मिल जाती है। तो कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम, ऐसी चीज है। दैट इज द रीजन कि हमें रिसोर्स प्लानिंग करना काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। अब बात आती है कि इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। 3 मेजर स्टेप के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर हम मेजरली 3 से 4 चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं किसी भी रिसोर्स का, देन उसके बाद उसकी हम मैपिंग करते हैं, फिर चेक करते हैं उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को, फिर हम मेजरमेंट करते हैं।
यार हमें कैसे पता होगा कि छोटा नागपुर के अंदर इस टाइप के रिसोर्सेज मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, है ना। अलग अलग जगह पे हमने इनका सर्वे, मैपिंग, चेकिंग, मेजरमेंट सब कर रखा है, तभी तो हमें इनके आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री के बारे में पता रहता है। सेकंड है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। इसके लिए हमें 3 मेजर चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है। सबसे पहला आता है टेक्नोलॉजी। हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करने की बात करते हैं। स्टार्टिंग में ट्रायंगल के बेसिस पे बताया था ना कि ज्यादा से ज्यादा जो ह्यूमंस है वो टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करता है, फिर नेचर के अंदर इंटरफेयर करता है। तो पहली चीज होती है टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है स्किल्ड ग्रुप की, जो उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखता हो। ये वही बात होगी कि अगर आप एक वकील को बोलो कि इसका ऑपरेशन करे और डॉक्टर को बोलो कि इसका केस लड़े, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, सफल हो जाएगा उनका काम, है ना। तो जिसमें जिस चीज की स्किल है वही ग्रुप इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन को हम स्टैब्लिश करके वेरियस टाइप के प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तीसरी चीज, जिस चीज के लिए हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कि ये सारे रिसोर्सेज हमारे डेवलपमेंट के काम आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो इन रिसोर्सेज का मैच होना काफी जरूरी है ताकि हमारा ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट हो सके। तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के अंदर कुछ इस तरीके से की जाती है। अगला टॉपिक है हमारा लैंड रिसोर्सेस। लैंड जो है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्सेज है और एक तरीके से ये सपोर्ट करता है, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन हो, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सभी के अंदर लैंड्स यानी कि जमीन बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू होती है। और आज के समय पे देखिए प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास लैंड है ना वो काफी लिमिटेड है, तो इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, इसका जो यूज है वो एक इफेक्टिवली तरीके से करना आना चाहिए। हम लैंड को ऐसे ही खराब होने नहीं देना चाहते। देखो भाई प्रॉपर्टी के लेकर भी कितने ज्यादा केस होते ही रहते हैं, तो वो भी तो लैंड ही है एक तरीके का। तो जब हम ओवरऑल अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो हमें इनका यूज तो काफी अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास का, तो हमने 43% जो लैंड है वो किसके लिए रख रखा है, प्लेन एरियाज के लिए। प्लेन एरियाज यानी कि जो कल्टीवेशन के लिए काफी सुटेबल होते हैं। दूसरा हमने 30% किसके लिए रिजर्व रख रखा है, माउंटेन एरिया। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा हिमालय देखने को मिलेंगे, है ना। और जो 27% है इंडिया के अंदर प्लेटूज की कोई कमी नहीं है, डेक्कन प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, तो 27% हमने प्लेटू रीजन के लिए रिजर्व रख रखे हैं। तो ये ऐसा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडमार्क्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें, सबसे पहला जो है वो है फॉरेस्ट के लिए। देखो इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ लैंड जो है वो फॉरेस्ट के लिए रिजर्व रखना जरूरी होता है, तो पहला तो हमने फॉरेस्ट के लिए रख रखा है। दूसरा जो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब ऐसा थोड़ी है कि हमने सारी जमीन खेती बाड़ी करने के लिए, कुछ ऐसे लैंड हमने रख रखे हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे इस लिस्ट के अंदर बैरन एंड वेस्टलैंड आ जाता है, जहां पे माइनिंग ज्यादा होती है ना, तो बंजर भूमि जो होती है। दूसरे वो लैंड होते हैं जो कि एग्रीकल्चरल यूज के लिए नहीं होते, तो ये किसके लिए होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए हो गया, या आप देखते हो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट तो इंपॉर्टेंट होता है, अगर आसपास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा स्टैब्लिश होती है, तो कल्टिवेशन वहां पे नहीं हो सकती है, ठीक है। थर्ड आते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो इसके अंदर हमें 3 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। पहला है ग्रेजिंग लैंड, यानी कि पशुओं को चारवा खिलाने के लिए, ठीक है, जो उनको घास खिलाई जाती है। दूसरा है मिसलीनियस ट्रीज, ये वो ट्रीज होते हैं जो कोई पर्टिकुलर एक स्पीशीज से रिलेटेड नहीं होते हैं। इसके अंदर वेरियस टाइप के ट्रीज आ जाते हैं, चाहे वो वाइल्ड ट्री हो, फ्रूट ट्री हो, या कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं जो दवाइयों के भी काम आते हैं, या कुछ होते हैं जो काफी ऑर्नामेंट टाइप के होते हैं, है ना। इसके बाद आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये वो लैंड होते हैं जो कि अनकल्टिवेटेड है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, मतलब 5 साल से ज्यादा ये इनके ऊपर कोई खेती बाड़ी नहीं हुई है, तो इन्हें कल्चरेबल वेस्टलैंड की कैटेगरी में रखा जाता है। फोर्थ है फैलो लैंड। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है करंट और दूसरा होता है अदर देन करंट फैलो लैंड। अगर हम करंट फैलो लैंड की बात करें तो ये वो लैंड है जो कि अनकल्टिवेटेड है फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि आप कह सकते हो कि इन लैंड्स को हम उस कैटेगरी में रखते हैं कि 1 साल से ज्यादा इसके ऊपर कोई भी खेती बाड़ी नहीं की जाती। इसका क्या रीजन है, ताकि कुछ ऐसे लैंड होते हैं ना जो अपनी फर्टिलिटी दोबारा से रिकवर कर सके, क्योंकि वो लैंड थोड़ा खराब से हो जाते हैं, बैरन टाइप के हो जाते हैं, तो अपनी एक तरीके से ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इनको टाइम दिया जाता है। तो एक तो करंट वाली लिस्ट में रखा जाता है, एक अदर देन, यानी कि कुछ लैंड तो इतने ज्यादा टाइम ले लेते हैं कि 1 से 5 साल तक, ठीक है, तो वो अदर देन की लिस्ट में आते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेट सोन एरिया, नंबर 5।
तो ये कौन सा एरिया होता है? आप देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं नेट सोन एरिया के बारे में, इसमें कंफ्यूजन बहुत रहती है। एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन ईयर, जो एक्चुअल तरीके से यहाँ पे जो कल्टीवेशन होती है तो वो नेट सोन एरिया होता है। अब नेट सोन एरिया ऐसा नहीं है कि सारा का सारा माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक किसान है, ठीक है, उसके पास अगर 100 हेक्टेयर की लैंड है, भूमि है, जिसके पर वो कल्टीवेशन कर रहा है, तो उसमें से वो यूज कितना कर रहे हैं? 100 हेक्टेयर में से वो सिर्फ 80% ही यूज कर रहा है। तो ये जो 80% पे जो उसने कल्टीवेशन करी है ना, जो उसने 80% लैंड के ऊपर, वही कंसिडर की जाएगी किसमें? नेट सोन एरिया में। बाकी की जो रेस्ट 20% है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। यानी कि एक बार जो क्रॉप्स है उसको आपने सोन कर दिया, फिर उसको हार्वेस्ट कर दिया, तो वो बाद की जो जमीन है वो नेट सोन एरिया में कंसिडर नहीं की जाती है। होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा। इसी लिस्ट में एक और आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये वो एरिया होते हैं जो कि सोन किए जाते हैं एक साल में एक से ज्यादा बार, या फिर एटलीस्ट एक साल में एक बार। तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिएगा कि एक किसान है, तो एक किसान के पास, यहीं पे वही एग्जांपल लेते हैं कि वो पूरे साल में क्या करता है कि एक से ज्यादा बार जो फसल है उसे उगाने का काम करता है। तो उसकी जो भूमि है, जो उसका लैंड है, उसका वो 50% मतलब 50 हेक्टेयर का है, तो वो एक ही साल में उस 50 हेक्टेयर लैंड के ऊपर कल्टीवेशन कर रहा है, एक से ज्यादा बार तो 2 बार कर रहा है। तो उसका जो फाइनल निकल के आएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, वो कितने का होगा? 100 हेक्टेयर का होगा। समझ आया आपको? चलिए, यही सारी चीजें थी, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न की। तो ओवरऑल ये दो जो पाई चार्ट दे रखे हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंटली आप ये देख लीजिएगा, 18.11% जो है वो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन जो कहा जाता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, हर एक कंट्री के अंदर एटलीस्ट 33% जो फॉरेस्ट एरिया वो होना जरूरी है। इंडिया में ये जो 1960 या 61 के आसपास इतना था, जो कि 2014 एंड 15 के टाइम पे 23% से ज्यादा हो चुका है। बट अभी भी अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो हम उस क्राइटेरिया के भी थोड़े से दूर ही है, मतलब इतना पास भी नहीं है, 33% के आसपास। ऐसा इसलिए कहा जाता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि देखो इससे क्या होता है कि इकोलॉजिकल सिस्टम बना रहता है। आज देख रहे हो कितनी ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, मानसून टाइम पे नहीं आ पाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इसलिए भैया देखो पेड़ का होना तो जरूरी है, अफोर्टेशन यानी कि पेड़ों का लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम वेरियस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उनसे बच सके, चाहे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, किसी भी टाइप का हो, तो फॉरेस्ट का होना काफी ज्यादा जरूरी है। लैंड यूज डेटा की अगर हम बात करें तो हमारे पास 93% जो टोटल ज्योग्राफिकल लैंड है वो अवेलेबल है। यानी कि हमारा 7% जो वो अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव है और वो डिस्प्यूटेड लैंड है। तो इंडिया का जो टोटल लैंड है वो आप कह सकते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आता है, ठीक है, 32,80,000 के आसपास। तो ये है, लेकिन ये 93% है। बट हमने 7% इस लिस्ट में हम इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि ये जो 7% है वो डिस्प्यूटेड कैटेगरी में आता है, जिसके अंदर एक असम साइड जो चाइना का बॉर्डर आ जाता है, और दूसरा है जम्मू कश्मीर जहाँ पाकिस्तान की साइड आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे एरिया है जो दोनों कंट्री हक जताती है। पाकिस्तान बोलते हैं कि हमारा एरिया है, जम्मू कश्मीर का कुछ रीजन, और असम साइड में चाइना बोलता है कि हमारा एरिया है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सेंसिटिव है, यहाँ पे हम कोई चीज नहीं कर सकते। दोनों साइड से जो सेना है वो हमेशा से तैनात रहती ही है। आगे आता है नेट जोन एरिया के बारे में बताया गया। देखो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो नेट जोन एरिया है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है इकोनॉमिक्स के अंदर कि पूरी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है वो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा की जाती है, और नॉर्थ इंडिया में भी कुछ पर्टिकुलर स्टेट है, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे सबसे ज्यादा कल्टीवेशन की जाती है। अगर हम नेट जोन एरिया देखें सबसे ज्यादा, तो वो हमें हरियाणा, पंजाब में देखने को मिल जाएगा, जहां पे मोर देन 80% कल्टीवेशन की जाती है। इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो काफी फर्टाइल टाइप की है ना। इसके अंदर अच्छी खासी उत्पादकता है, क्योंकि वो एलुवियल टाइप की सॉइल है जो कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगर हम बात करें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, जिसमें आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये ऐसे यहाँ पे लेस देन 10% से, यानी 10% से भी कम कल्टीवेशन की जाती है। तो आप नेट जोन एरिया के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट बात आती है कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। वो कौन से कारण है जिसकी वजह से जो जमीन है वो खराब होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है। पहला इसके अंदर आता है माइनिंग। माइनिंग ठीक है, क्योंकि हमारी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। प्लेटू के अंदर सबसे ज्यादा माइनिंग ही होती है, तभी तो हमें वेरियस टाइप के जो मिनरल्स है वो मिल पाते हैं, है ना।
तो एक लेकिन माइनिंग की वजह से ऑब्वियसली जो एक प्लेन लैंड होता है वो खराब तो हो ही जाता है। दूसरा है ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, जैसे पशुओं को खाना खिलाना ठीक बात है, लेकिन जब हम ज्यादा करवा देते हैं तो इससे क्या होता है, जो घास होती है वो ग्रास रूट लेवल से, जड़ से उखाड़ ली जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा आने में से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और वो जो लैंड हो जाता है जो हमने ग्रेजिंग के लिए रख रखा है वो बिल्कुल सपाट हो जाता है और वो बैरन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें ग्रेजिंग के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है, ओवर ग्रेजिंग सही चीज नहीं है। एक और ऐसी रीजन है लैंड डिग्रेड किस वजह से हो रहे हैं, ओवर इरिगेशन की वजह से, यानी कि खेतों में इतना ज्यादा पानी पहुंचाया जा रहा है जिससे क्या हो रहा है, जो सिंचाई है, जो इरिगेशन वो ज्यादा होते जा रहा है, और इसकी वजह से भी लैंड क्या हो रहा है, वो काफी ज्यादा डिग्रेड हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे लैंड के ऊपर आते हैं जो उसे बैरन कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों के कटने की वजह से भी लैंड खराब हो जाते हैं, और साथ ही साथ ड्रॉट तो है ही, सूखा पड़ जाना, जो पूरा बंजर हो जाती है जमीन। ये कुछ कॉजेज है। अगर हम इनके मेजरमेंट की बात करें कि हम किस तरीके से लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आपके सामने कुछ रीजन है। सबसे पहला है, देखो अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है, तो हम एफोरेटेशन कर सकते हैं, यानी कि पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं। इरिगेशन का ख्याल रख सकते हैं, हम इरिगेशन दें लेकिन प्रॉपर तरीके से, ओवर तरीके से नहीं। सेम सिचुएशन ग्रेजिंग के साथ भी है कि यार जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है उसको कंट्रोल में किया जाए, और जो माइनिंग हो रही है उसको भी कंट्रोल में किया जाए, और साथ ही साथ ये जो वेस्ट लैंड है उसका थोड़ा प्रॉपर मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए। अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो ऑब्वियसली इससे क्या फायदा होगा कि जो लैंड डिग्रेड हो रहे हैं उनको कंट्रोल में लाया जा सकता है और हम अपने लैंड को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का लास्ट है, सॉइल एज अ रिसोर्स। तो आप जानते हैं मिट्टी कितना अच्छा संसाधन है, क्योंकि ये एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज माना जाता है, ठीक है। It is a medium of plant growth and support different type of living organism on the earth। तो मिट्टी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ सपोर्ट करता है वेरियस टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे इस धरती के ऊपर। तो ये सारी चीजें। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि सॉइल कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो मेजरली 6 पार्ट में, जिसके अंदर आता है एलुवियल टाइप की सॉइल, डेजर्ट, ब्लैक, रेड एंड येलो, लैटराइट और फॉरेस्ट टाइप की, ये सारी सॉइल। इनको आप सिंपल तरीके से भी कवर करोगे काफी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल की, ये वो सॉइल होती है जो हमें एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलती है, और ये पूरा ऑलमोस्ट 40% जो लैंड है वो रिकवर करती है, ठीक है। इसके अलावा ये दिखने में सैंडी लॉमी टाइप की होती है। शुगर केन, व्हीट, मेज और पोटाश ये अच्छे खासे इसके अंदर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे व्हीट, मेज, राइस, शुगर केन यूपी में अच्छा खासा इसकी फसल उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ की सारी मिट्टी है एलुवियल टाइप की है। पोटाशियम इसके अंदर अच्छा खासा होता है, फर्टाइल सॉइल है, दिखने में ये लाइट एंड एश ग्रे टाइप की होती है, ठीक है। दूसरी आती है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल क्या होती है, इसको एक नाम से और कहा जाता है रेगुलर सॉइल के नाम से, और इसको कह सकते हैं कि ये ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाती है। इसका रीजन है ये आइडियल मानी जाती है कॉटन को ग्रो करने के लिए, इसलिए इसका नाम ब्लैक कॉटन सॉइल भी रखा गया। ये जो सॉइल है वो फॉर्म्ड होती है इग्नीशियस रॉक्स, जो वेरियस टाइप की रिसोर्सेज होती है ना, इग्नीशियस हो गया, इसको प्राइमरी भी कहते हैं, और सेंडामेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया। तो आपने टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो जो इसके अंदर प्राइमरी जो होती है इग्नीशियस, इससे इसको ये बनाया जाता है। और खास तौर पे ये अगर इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे फाउंड होती है, तो प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र जो गुजरात के अंदर है, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और साथ ही साथ गोदावरी एंड कृष्णा वैली साइड में हमें ये देखने को मिल जाती है। ये अच्छी खासी जानी जाती है अपनी कैपेसिटी को लेकर, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर को ना होल्ड करने की अच्छी खासी कैपेसिटी है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटाश एंड लाइम में अच्छी खासी रिच मानी जाती है। तीसरी है रेड एंड येलो टाइप की। रेड एंड येलो टाइप की अगर हम बात करें तो ये उन एरियाज में देखने को मिलती है जहाँ पे कम वर्षा होती है, और खास तौर पे ये जो एरिया है वो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स है डेक्कन प्लेटू के। खास तौर पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन में ये फाउंड होती है। लुक्स रेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड लुक्स येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म। तो हरी और लाल और पीली इस वजह से दिखाई देती है। नेक्स्ट आती है लैटराइट सॉइल। तो ये डेवलप्ड होती है उन एरिया में जहां पे टेम्परेचर और रेनफॉल हाई और हैवी टाइप का होता है,
साथ ही साथ ये पाई जाती है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कुछ उड़ीसा, असम के हिली एरियाज के अंदर कल्टीवेशन के लिए सुटेबल मानी जाती है। फर्टाइल ये थोड़ी कम होती है क्योंकि इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो वॉश्ड हो जाती है लीचिंग की वजह से, लेकिन ये सुटेबल मानी जाती है टी, कॉफी और कैश्यू नट के लिए। उसी तरह एक और आती है डेजर्ट सॉइल। तो इस सॉइल को हम एरिड के नाम से भी जानते हैं। तो डेजर्ट ज्यादातर ये रेगिस्तान में आपको मिलेगी। कलर में रेड टू ब्राउन होती है। अगर इसे हम प्रॉपर इरिगेट करें, है ना, सिंचाई दे, तो ये कल्टीवेशन के लिए ठीक मानी जा सकती है। ह्यूमस में कम होती है, मॉइस्चराइजर इसका कम होता है क्योंकि क्लाइमेट ड्राई टाइप का होता है और हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे हमें इवेपोरेशन काफी तेजी से देखने को मिलता है। वहीं अगर इसके हम सॉल्ट कंटेंट की बात करें तो ये काफी हाई होता है और कॉमन सॉल्ट की बात करें तो ये ऑब्टेन किया जाता है इवेपोरेटिंग द वाटर। एंड लास्ट है फॉरेस्ट सॉइल, जो कि स्पेशली फाउंड होती है हिली एंड माउंटेनियस एरियाज के अंदर जहां पे सफिशिएंट टाइप की रेन होती है। खास तौर पे हिमालयन रीजन, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स इसके प्रॉपर जगह है। ये खास तौर पे वैली साइड से लोमी और सिल्टी टाइप की होती है और अपर स्लोप जो होता है इनका कोर्स ग्रेन टाइप का होता है। अच्छी खासी ये रिच मानी जाती है ह्यूमस, लेकिन पोटाश की इनके अंदर कमी होती है, साथ ही साथ लाइम और फॉस्फोरस की भी। सुटेबल मानी जाती है अच्छी खासी टी और कॉफी के लिए। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट टाइप की सॉइल है। तो यही है आपकी वेरियस टाइप की सॉइल और यही था आपके इस लेसन का लास्ट पार्ट। होप्स होगी बच्चों आपको ये कंप्लीट लेसन रिसोर्सेज क्या है, उनका क्लासिफिकेशन, उनकी प्लानिंग, लैंड रिसोर्सेज, उनका डिग्रेडेशन, उनका मेजरमेंट, सॉइल और उनका कंजर्वेशन, उनकी वेरियस टाइप्स, सारा अच्छे तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।